महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर 24 घंटे में दो बड़े उलटफेर निकल करके सामने आए और इन दो बड़े उलटफेर ने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तस्वीर को उलट करके रख दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 24 घंटे में दो बड़ी अहम खबरें निकल करके सामने आई। पहली खबर निकल करके सामने आई, मनोज जरांगे पाटिल जो कि मराठा आरक्षण के अगुवा के तौर पर सामने आ रहे थे, उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने से उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले ही वो बैकफुट पर आ गए, वो अपने आप में सरेंडर करते हुए नजर आए। अब जब मनोज जरांगे जिनका पूरा जो आंदोलन रहा वो मराठा आरक्षण को लेकर के रहा और मराठा आरक्षण जिसको लेकर के सरकार की किरकिरी होती थी, सरकार के खिलाफ वो अनशन पर बैठते थे, अगर वो घर बैठ गए हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को फायदा होना था। सरकार इस फैसले से बड़ा सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन फिर एंट्री होती है शरद पवार की। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो कब क्या करेंगे, उनके लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड को भी पता नहीं होता है। और शरद पवार उन्होंने दूसरा बड़ा जो महाराष्ट्र से जो दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो ये कि इसके बाद में जब मनोज जरांगे ने कह दिया कि मराठा आरक्षण को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसलिए मराठा जिसे चाहे उसे अपना वोट दे दे, उसके बाद में शरद पवार की एंट्री होती है और शरद पवार ने कहा कि वो चुनावी मैदान में नहीं जा रहे हैं। ये जो चुनाव है उनका आखिरी चुनाव है, वो पार्टी का काम, संगठन का काम देखते रहेंगे, लेकिन चुनावी मैदान में, चुनावी लड़ाई के अंदर वो अब नए लोगों को उतारेंगे। आप इस बात को समझिए जरा किस तरीके से खेल हुआ है। दरअसल शरद पवार आज भी मराठा के सबसे बड़े नेता के तौर पर एक तो देखे जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में आज भी निर्विवाद रूप से नंबर 1 पर है, जिसमें एनसीपी, जिसमें शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार है, कांग्रेस है, बीजेपी है। तमाम नेताओं को आप खड़ा कर दीजिए एक लाइन में, सब नेताओं से अलग शरद पवार आपको दिखाई देगी। शरद पवार महाराष्ट्र की 15 लोकसभा सीटों पर, मराठवाड़ा की सीटें हैं करीब 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। 8 में से 7 सीट पर बीजेपी हार गई थी। उसके बाद में विदर्भ का इलाका आप ले लीजिए, पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका ले लीजिए, सोलापुर, अहमदनगर का इलाका, ये दर्जन भर सीट ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर कुल मिलाकर के अगर देखें तो 15 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर शरद पवार ही जीत और हार तय करते हैं। ये तो लोकसभा की बात है, लेकिन अगर आप विधानसभा में भी देखेंगे तो विधानसभा में मराठवाड़ा की 46 सीटें और पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 सीटें, कुल मिलाकर के 116 सीटें। और उसके बाद में मराठवाड़ा से लगते हुए आप विदर्भ की सीटों को भी इसमें मिला लें तो करीब करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर शरद पवार जीत और हार तय करते हैं। यानी विधानसभा में 150 और लोकसभा में 15 सीटें, ये शरद पवार की सीटें हैं। और ये सीटें ऐसी सीटें हैं जो मराठा आरक्षण को लेकर के खासी प्रभावित थी। मनोज जरांगे ने जो फैसला लिया उससे सरकार को ऑक्सीजन मिली। सरकार को लगा कि चलिए कम से कम जो है वो एक विरोध जो लगातार सरकार के खिलाफ सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, मराठा आरक्षण की बात हो रही थी कि आपने मराठा आरक्षण क्यों नहीं दिया। मराठा आरक्षण को लेकर के जितने सवाल खड़े होते उसमें सरकार फंसती। अब मनोज जरांगे ने एक तरीके से सरकार के लिए मैदान खाली कर दिया था कि अब कोई फील्डर नहीं है यहां पर जो आपको रन आउट कर सकता है, कोई फील्डर नहीं है यहां पर जो आपका कैच पकड़ सकता है। अब आपको जहां चौके छक्के मारने हैं मारिए, अब आपके ऊपर है, आप इसको बाउंड्री के पार ले जा पाते हैं, बाउंड्री के पार उठा करके मार पाते हैं, या फिर आप नीचे नीचे जमीन के सहारे स्ट्रेट ड्राइव के जरिए आप जो बाउंड्री चौका निकालेंगे। यह बात जो है वो एक तरीके से मैसेज जो मनोज जरांगे ने दे दिया और कहा जाता है कि मनोज जरांगे और सरकार के साथ में बातचीत हो गई कि आप कुछ ना कुछ उनको कहा गया होगा। लेकिन शरद पवार इसके बाद में आ गए।
और शरद पवार 84 साल के हैं आज, मोदी से भी बड़ी उम्र है उनकी, 10 साल बड़े हैं मोदी से। मोदी 74 साल के हैं, शरद पवार 84 साल के हैं। 14 चुनाव लड़ चुके हैं, 14 बार, और 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अपने आप में कितना बड़ा नाम है महाराष्ट्र का, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। बीजेपी के लिए भी मुसीबत यह है कि बीजेपी भी शरद पवार को अपमान करने का जोखिम नहीं ले सकती है। शरद पवार के बारे में जितनी भी बात अनाप शनाप कही जाएगी, उसका कई गुना ज्यादा जो है वो असर वो बीजेपी के खिलाफ देखने को मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। शरद पवार को लेकर के अभी हाल ही में, पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, हाल ही के अंदर शरद पवार को लेकर के ईडी सीबीआई के जरिए थोड़ा सा उनको धमकाने की या शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन शरद पवार इसके उलट वो खुद ही जो है जाकर के थाने में बैठ गए, अपने आप से बिना बुलाए थाने में जाकर के बैठ गए, और उन्होंने कहा कि आप मुझे हिरासत में ले लीजिए और आपको जो पूछताछ मुझसे करनी है आप पूछताछ कर लीजिए। पूरा थाना जो है वो बौखला गया, पागल हो उठा कि ये क्या हो गया, क्योंकि शरद पवार को अगर हिरासत की खबर मीडिया में चली गई तो पूरा महाराष्ट्र ठप पड़ जाएगा। और उसके बाद में एसपी, डीएसपी, डीएम सब कोई घनघनाते हुए वहां पर पहुंचे। तो यह शरद पवार का जो है वो कद है। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और जिस तरह से शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड खेला है अब, कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, मतलब पहले तो वो कह रहे थे कि मेरा अपमान किया गया, और आप अब इस अपमान में भी ये बात देखेंगे या नहीं कि मेरा अपमान करके और मुझे एक रुसवाई के साथ में विदा करेंगे या कम से कम एक सम्मान के साथ में मुझे विदा करेंगे। ये दरअसल इमोशनल कार्ड की एक पिच है, और ये पिच पहले भी कई नेताओं ने जो है वो अपनाई है, कई में सफल रहे हैं, कई में जो है वो इसमें चूक गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे। यानी एनसीपी एसपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में मंगलवार को कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करूंगा, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं जाना है। शरद पवार साहब का राजनीतिक और पारिवारिक कैरियर वो भी देख लीजिए, उनकी विरासत भी समझ लीजिए। शरद पवार, उनकी पत्नी है प्रतिभा पवार, बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे, और अब बगावत करके भाजपा के खेमे में चले गए अजीत पवार। तो ये शरद पवार का पारिवारिक कुनबा है। 1958 से लेकर के 1999 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नाम से एक नई पार्टी बनाई। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद फरवरी 2024 से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार जुलाई 1978 में, दूसरी बार जून 1988 में, और उसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने मार्च 1993 में। 1967 में महाराष्ट्र बारामती सीट से विधानसभा चुनाव जीता। 1984 बारामती लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके सांसद बने। 1991 में पहली बार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 1998 में लोकसभा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए। 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने। मतलब शरद पवार एक ऐसा नाम जो लगातार चढ़ते चले गए। 1960 से राजनीति के अंदर प्रवेश करने के बाद और आज 2024, सोचिए कितना लंबा जो है वो एक राजनीतिक कैरियर है उनका। 84 साल की उम्र, 14 बार चुनाव लड़ा, 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हर कुछ। मतलब आप एक तरीके से देखें कि राजनीति में जितने भी पद होते हैं तकरीबन सब पदों पर वो रहे। अब सवाल ये कि शरद पवार से बीजेपी क्या पार पा पाएगी? शरद पवार ने जो इमोशनल कार्ड खेला है
उसकी मोदी कैसे काट निकालेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, शरद पवार का यह दांव कितना कामयाब रहेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।